तो हेलो एवरीवन और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 2 ऑफ एसे राइटिंग स्किल्स। एंड लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि हमें मेटाफर्स का उपयोग किस तरह से करना है ना। और हमने और क्या क्या देखा था उसमें। हमने ये भी देख लिया था कि उसके अंदर जो आपकी काउंटर एंगल है, काउंटर एंगल यानी कि किस तरह से आप जो स्टेटमेंट दिया है उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, उसका यूज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। वो आप अगर नहीं देखा है आपने तो वो देख सकते हैं। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। एंड लेट अस प्रोसीड नाउ। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। सो चैप्टर 2। एंड एक उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इशिता किशोर मैम और गरिमा लोहिया मैम, उमा मैम, इन सब के मार्क्स ऐसे कि आप देख सकते हैं, है ना, अच्छे मार्क्स हैं काफी। और उसी तर्ज पे मैंने आई थॉट आई शुड शेयर माय मार्क्स आल्सो। ऐसे में आई गॉट 126। तो जहाँ तक जो स्ट्रेटजी थी जो मैंने बनाई थी अपने ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए, वो काफी हद तक सही लग रही है एज पर द मार्क्स। तो दैट इज वाई आई वांट टू शेयर द स्ट्रेटजी बिकॉज जब एग्जाम एक्चुअल में होता है तो फिर उस समय हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल होते हैं कि ये हम ऐसा एंगल अगर लिखेंगे या फिर हम इस तरह से ऐसे लिखेंगे, ये चीजें लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमें क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, क्या खास अलग टेक्निक्स हैं। तो वो सभी काफी वेल प्लान करके गया था मैं। तो उसी टाइम जो जो चीजें सीखी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो हाउ टू यूज गुड वोकेबुलरी इन ऐसे। अब वोकेबुलरी का रोल बहुत बड़ा होता है ना। एक तो ग्रामर होती है। ग्रामर तो आपकी सही होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर ही खराब है तो उसमें क्या होगा कि जब कोई पढ़ता है ऐसे को तो वो फ्लो टूटता है, वो ब्रेक होती है वो चीजें कि ये क्या लिख दिया, उसको दिमाग पे जोर देना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ग्रामर तो प्री कंडीशन है ही, और साथ में वोकेबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसे बहुत आसानी से आप जो बचा हुआ टाइम है मेंस के लिए उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी। देखो ये कुछ एक एग्जांपल्स लेके आया हूँ जो मैंने उस टाइम पे बनाए थे जब मेंस का एग्जाम था। तो उसी टाइम पे कुछ बुक्स मैंने स्टार्ट की थी पढ़ना। अब आप भी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो सोशल इश्यूज पे रिलेटेड कुछ बुक्स होंगी ना अच्छे राइटर्स की, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये नहीं है कि आप रोमांटिक नोवेल उठा के पढ़ रहे हैं कि भाई हमें तो क्या है वोकेबुलरी डेवलप करनी, तो वो आपको मिलेगी नहीं वोकेबुलरी वहां। तो कुछ अलग ही वोकेबुलरी आपको मिलेगी जो कि आपके ऐसे के लिए यूजफुल नहीं है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह की कोई अच्छी सोशल बेस्ड नोवेल या फिर आप कह सकते हैं कि कोई अच्छी बुक्स है ना, तो वो आप लेके आ सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वर्ड्स किस तरह हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपको कोई आप स्टार्ट करने जा रहे हो ऐसे को, ठीक है। आपने स्टार्ट किया एक दो पैराग्राफ में जो चीजें लिखी, फिर उसके बाद आपने कुछ और चीजें लिखी, तो उसके बाद में जब आप एक्चुअल मेन बॉडी पे जा रहे हो तो इस तरह की लाइंस यूज कर सकते हो। दैट नॉट टू स्ट्रेन योर इमेजिनेशन टू मच, आई विल प्रोसीड टू दिस, यानी आई विल प्रोसीड टू दिस। तो ये चीजें क्या है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर रखोगे कि वहां तो मैं ये लिखूंगा, वहां तो मैं ये लिखूंगा, है ना, तो आपको टाइम कम लगेगा एक तो, और आपकी ये लैंग्वेज बहुत ही अच्छी निकलेगी वहां पे। फिर और देखो कि अगर आप कोई ऐसी बात जो कि जनरली सबको पता है तो वो जनरली स्पीकिंग है ना, जनरली स्पीकिंग। या फिर कोई ऐसी बात जो कि आपको लग रहा है कि जैसे ये वाला जो स्टेटमेंट है आप इसको पढ़ सकते हैं, बट इट इज ए रेयर कॉन्टिजेंसी। मतलब कोई चीज ऐसी हुई जो कि बहुत रेयरली हो रही थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बट इट इज ए रेयर कॉन्टिजेंसी। तो इस तरह की जो ये है ना, आप अगर सिंपल वर्ड्स लिखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये मैं सभी लिख रहे हैं इस तरह का, बट इस तरह के कुछ आप वर्ड्स यूज करोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ तैयारी ठीक है ना, कुछ अलग से मेहनत की है स्टूडेंट ने। तो वो झलकता है आंसर में आपके, है ना, ऐसे में आपके झलकता है। जैसे कि अगर आपको कोई आप ऐसी चीज लिख रहे हो कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लिख रहे हो, या फिर आप अपने थॉट्स वहां रख रहे हो, तो ये लिख सकते हो कि सटलर माइंड्स एंड एबलर पेन्स देन माइन हैव मेंशन्ड दिस, बट आई वुड लाइक टू मेंशन दिस। यानी कि आप अपनी क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश कर रहे हो, डाउन टू अर्थ रखने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर
मिस्टेकन द इफेक्ट फॉर द कॉज, जैसे ये अक्सर आप सोशल इश्यूज के अंदर या कहीं यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि कोई एरिया है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, नशा करते हैं, ठीक है, और वहाँ क्राइम भी बढ़ गए। तो एक्चुअल में जो कंडीशन है, एक एग्जांपल ही ले रहे हैं हम, है ना, एक एग्जांपल ही है ये, कि नशा करने के कारण क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है ना, नशा करने के कारण, यानी नशा करने के कारण क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये कॉज है, ठीक है, और ये क्या है, उसका इफेक्ट है। अब कोई अगर ये बोले कि यार क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसीलिए लोग नशा कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, इफेक्ट को कॉज समझ लिया, और इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं, टू मिस्टेक द इफेक्ट फॉर द कॉज। ठीक है, तो ये एक अच्छा लाइन है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने ऐसे में। फिर अगर आप कोई कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हो अपने ऐसे में, तो डेटा, पहली बात तो आपको कोई बॉक्स वॉक्स बनाने ही नहीं है, भूल जाओ कि मैं बॉक्स बना के डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं। आप सेंटेंस के फॉर्म में ही आपको क्या है, डेटा प्रेजेंट करना है ना। जैसे अगर आपको लिखना है कि दिस मैनी परसेंटेज ऑफ वुमेन आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ये वो, तो आप क्या कर सकते हो, वो कोई बॉक्स वगैरह मत बनाना, ठीक है, सीधा सेंटेंस में। तो वो आप क्या लिखोगे, एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स दैट दिस दिस दिस, ऐसे करके आप कर सकते हो। आप पहले क्या करोगे, डेटा लिखा, फिर आप ये बता सकते हो कि इन फिगर्स के हिसाब से हम अगर देखें तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। फिर सपोज आपने कोई बात बोली, है ना, और बात बोलते बोलते आप कोई दूसरे टॉपिक पे जा रहे हो, तो आप बोलोगे बिफोर रिज्यूमिंग द नरेटिव, यानी कुछ बात बताने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब एक कनेक्टिविटी बनती जाती है, उससे पता चलता है कि हाँ ये कुछ आगे बात बताने जा रहे हैं, या फिर ये कोई अगली कोई टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, ये वाली चीज करने जा रहे हैं। और फिर उस हिसाब से कनेक्टिविटी बनेगी। जैसे सपोज आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आप ये बताओगे, फिर आप ये बताओगे, इस तरह से इन्विजिलेटर को भी पता चलता जाएगा कि ऐसे में क्या होने वाला है, तो उसको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। फिर टू रिज्यूम द थ्रेड, यानी आपने ये बात कर दी और फिर आप वापस जा रहे हो अपने बात पे, तो क्या कह रहे हैं कि टू रिज्यूम द थ्रेड, यानी जिस बात से हम पहले टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था उसी को हम क्या कर रहे हैं, अब रिज्यूम कर रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी बनी। अगर आप सिंपल ही लिख देते कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, ये होगा, तो उससे नहीं बनना, उससे नहीं बनता है फ्लो। फ्लो बनता है इन सब चीजों से, ठीक है। फिर उसके बाद, और ये सब हमने डिस्कस कर लिया, और उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं, लेकिन जो आपके एग्जांपल्स हैं वो आप खुद बनाइए, क्योंकि ये एग्जांपल्स जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मुझे उनकी मीनिंग एक्चुअल में समझ में आए। अब आप इनको अलग से पढ़ रहे हो तो ऐसे यहाँ से आप कॉपी करोगे तो आपके यूजफुल नहीं होंगे। जब आप अपनी खुद की कोई बुक पढ़ोगे, वहां से एग्जाम, और इन एग्जांपल्स को उठा के तुरंत आप क्या कर लो, या तो बुक में नोट कर लो, या कोई आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के उन्हें नोट करते जाओ, क्योंकि ये चीजें क्या होगा, ये आपको तब काम आएगी जब आप ऐसे वाले दिन एक दिन पहले बैठ के सोचोगे कि आज मुझे क्या प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। जब मान लो कि अगले दिन आपका ऐसे का एग्जाम है और आपको क्या करना है, अगले दिन के लिए कुछ रिवाइज करना है, तो ये सारी चीजें आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और आप इन चीजों को बोलते भी रहो अपने साथ साथ। जैसे सपोज करो कि आप बैठे हो, है ना, आपको आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, कोई ऐसे पढ़ रहे हो, तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि हाँ यहाँ पर मैं इस तरह की लाइन का उपयोग कर सकता हूँ, अगर मुझे ये लाइन दिख रही है तो मैं इस तरह का इसका उपयोग कर सकता हूँ। कि जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी एक्चुअल लैंग्वेज में आ जाएगा, है ना। आपके जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है उस भाषा में, बोली में ही ये चीजें आने लगेगी, है ना। जैसे सपोज करो कि आप कोई फेसबुक पे स्टेटस लगा रहे हो या कुछ लगा रहे हो, है ना, तो उसमें भी आप इनका यूज कर सकते हो। उससे क्या है कि ये एक अच्छा आपका लैंग्वेज भी डेवलप होगी और आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी, ठीक है। लेकिन फेसबुक अभी नहीं चलाना है एग्जाम के टाइम, ठीक है, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाना है। तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स में लेके आया हूँ। तो जब आप क्या कर रहे हो कि आप कोई फैक्ट पुट करके अपनी बात रख रहे हो, तो क्या लिखोगे, आई सबमिट दैट, है ना, आई सबमिट दैट दिस दिस दिस, ऐसे करके। तो इस तरह के आपको यूज करना है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी, और इन चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो कि कोई आप देख सकते हो कि आपको कोई बुक मिल जाए, है ना, जो आपके फेवरेट राइटर्स हैं उनकी आप बुक ले सकते हो, है ना। और वहां से ये जैसे जैसे सपोज सपोज जब मैंने ऐसे एंड किया था, तो मैं एंड करते टाइम मैंने लिखा था, सो वाइल कॉन्क्रिटाइजिंग, है ना,
कॉन्क्रीटाइजिंग मतलब इन सब बातों को हमें क्या कर रहा हूँ कॉन्क्रीट लेवल पे लाके, तो उन पता चल गया कि अभी क्या करने जा रहा है, ऐसे को एंड करने जा रहा है ना। तो कॉन्क्रीटाइजिंग मैंने वर्ड यूज किया, मैंने ये नहीं लिखा कि भाई सो आई एम गोइंग टू एंड माई ऐसे, है ना। तो आपको क्या करना है, कॉन्क्रीटाइजिंग ऐसे कहानी लिखनी है, ठीक है। फिर जैसे कोई चेंज करना था एक स्टेटमेंट, तो लिखा कि एक उसमें क्या है, काफी सारे डायमेंशंस थे, तो एक डायमेंशन मैंने पिक किया, दूसरा पिक किया, फिर मैंने ये लिख दिया कि देयर आर सो मेनी डायमेंशंस, सो नाउ दैट आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो वी आर मूविंग विद दीज डायमेंशंस। तो मैंने क्या किया, डायमेंशंस भी बता दिए कि मेरे को इतने डायमेंशंस पता है, लेकिन हम सिर्फ इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट होता है कि आपने कितने सारे डायमेंशन लिखवा दिए यहाँ पे, लेकिन आप इन्हीं दो तीन पे डिस्कशन करने जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और ये आपका चैप्टर 2 था। नेक्स्ट चैप्टर में और भी इसी तरह के एग्जांपल्स कुछ और हैं, तो वो मैं लेकर आऊंगा, जो कि आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स के हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू ऑल, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।